बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे एसी थ्रू इंडक्टर कि जब अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर के अंदर से पास आउट होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टर क्या चीज़ है। इंडक्टर दरअसल एक कॉइल को, एक सोलिनॉइड को ही बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होने से उनकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होती है और वो जिस मटेरियल से बनाया जाएगी उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही कम है उसकी रेजिस्टेंस होगी। जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में इंडक्टर्स मौजूद हैं। ये सारी वायर्स ही हैं, दरअसल ये एक सोलिनॉइड ही बनाई हुई है, कॉइल ही है, लेकिन ये एक गुड कंडक्टर से बनी हुई है और इसकी थोड़ी लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी और ये एक गुड कंडक्टर से बनाई जाती है ताकि चार्जेस को गुजरने में कम से कम रुकावट हो, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस कम से कम होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो इन्हें हम बोलते हैं इंडक्टर। तो देखते हैं कि जब हम इस इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ अटैच करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो सपोज किया कि एक हमने इंडक्टर लिया और उसको हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ अटैच किया, तो उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो गया। तो हम जानते हैं कि ये एक इंडक्टर है, एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड में जब करंट गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये हमने एक इंडक्टर लिया था, जैसे ही उसमें करंट गुजरना शुरू हुआ तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। एक साइड उसकी नॉर्थ बन गई, एक साइड उसकी साउथ बन गई, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो किसी भी लम्हे ये वोल्टेज कितना होगा उसकी इक्वेशन, सॉरी, किसी भी लम्हे करंट कितना होगा इसके अंदर से गुजरने वाला, तो उसकी इक्वेशन हम उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इतना करंट हर लम्हे इसके अंदर से गुजर रहा है। हम जानते हैं कि ये करंट जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं जा रही, बल्कि ये एक अल्टरनेटिंग है। और जब एक अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली इससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब एक सोलिनॉइड में करंट गुजरता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रही है अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट जो है ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये करंट अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इससे ये जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि किसी भी लम्हे ये अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, तो उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए जैसे ही हमने इसमें अल्टरनेटिंग करंट गुजारा तो इससे करंट चेंज हुआ और करंट चेंज होने से आपने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो आपको पता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है और इस प्रिंसिपल को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। कि ये कॉइल थी, इसके साथ हमने अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ा तो करंट जैसे जैसे वेरी कर रहा था वैसे वैसे इसमें प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही थी। तो किसी भी लम्हे जो इससे के फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसको हम बैक ईएमएफ भी बोल देते थे या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल देते थे। उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि जितना जल्दी करंट में चेंज आएगा उतनी ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसके साथ माइनस का साइन भी होता है। माइनस का साइन जस्ट डायरेक्शन बताता है इसकी कि ये अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज है। अगर हमें जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो उसके लिए हम माइनस का साइन निगलेक्ट कर देंगे। तो इतनी ईएमएफ इंड्यूस होती है जैसे ही ये करंट इंक्रीज होगा। तो ये करंट इंक्रीज होगा तो ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा किसी भी लम्हे, ये हम इसी ईएमएफ से ही मालूम कर लेंगे। बेटे अगर तो ये रेजिस्टर, ये जो हमने इंडक्टर लगाया है इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, यानी कि कोई रुकावट पेश नहीं आ रही चार्जेस को गुजरने में, ये बहुत अच्छे कंडक्टर से हमने बनाया है, तो जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर ही होगा।
यानी कि जितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी उतना ही अप्लाइड वोल्टेज होगा, यानी कि इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही, जितना हम अप्लाइड वोल्टेज दे रहे उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगी। तो हमारा किसी भी लम्हे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो हमारा V इज इक्वल टू L डेल आई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो L तो सेल्फ इंडक्टेंस है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है V जो है वो डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, यानी कि हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू डेल आई ओवर डेल्टा टी, के इसी के ही प्रोपोर्शनल है, जितनी जल्दी करंट चेंज होगा उतना ही ज्यादा हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। तो अगर हम इस चीज का, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का ग्राफ ड्रा करना चाहें, हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का ग्राफ होगा वही ग्राफ किसका है, वोल्टेज का ग्राफ है, विच इज द स्लोप ऑफ आईटी ग्राफ। अगर हम इसका स्लोप बनाना चाहें, इसकी हम वेव फॉर्म बनाएं, तो कुछ यूं वेव फॉर्म बनेगी इसकी। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करंट की बना ली वेव फॉर्म, क्योंकि करंट एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बना रहा था, ये सिर्फ साइन पे डिपेंड कर रहा था, तो साइन 0 पे 0 होता है और 90 पे जाके मैक्सिमम होता है, 180 पे अगेन 0 और 270 पे फिर से हो जाता है माइनस में। तो ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बन रही है जो कि अल्टरनेटिंग करंट की है। अब हम देखते हैं वोल्टेज की वेव फॉर्म क्या बनेगी। अगर हम इसी इक्वेशन से देखें तो वोल्टेज था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना जल्दी वोल्टेज जितना जल्दी करंट चेंज होगा उतनी ही ज्यादा हमारा अप्लाइड वोल्टेज होगा। तो देखिए कहां पे जल्दी चेंज हो रहा है, यहां पे अगर हम देखें ये शुरू में बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ में, तो ये ग्राफ बिल्कुल यूं है, ये स्लोप बहुत ज्यादा है इसमें। स्लोप का क्या मतलब है, ये इस एक्सिस में है टाइम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में है करंट की वैल्यू। तो यहां पे देखिए ये स्लोप में बहुत थोड़े से टाइम में भी करंट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहां बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ चलता जा रहा है वैसे वैसे स्लोप कम होता जा रहा है, यानी कि करंट टाइम के लिहाज से कम चेंज हो रहा है। हम यहां पे अगर चेक करें इतने हिस्से में, इतने एरिया में, तो देखें ये इस एक्सिस में टाइम था, टाइम तो यहाँ पे गुजरता चला जा रहा है, लेकिन करंट नहीं ज्यादा वेरी कर रहा, करंट ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। देखिए ग्राफ ऊपर को जाएगा तो करंट ज्यादा होगा, ग्राफ नीचे को आएगा तो करंट कम होगा। तो करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर करंट में चेंज कम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है कम है, इट मींस यहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज करंट में चेंज आएगा और जितनी जल्दी चेंज आ रहा होगा, हम कहेंगे उतना ही वोल्टेज ज्यादा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैक्सिमम चेंज आ रहा था क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है, ढलवान बहुत ज्यादा है। स्लोप का मतलब यही होता है कि ये इस एक्सिस में टाइम है और टाइम के लिहाज से ये देखें इतने से टाइम में यहां से लेके यहां तक इतना करंट में चेंज आ गया। लेकिन यही काम अगर हम यहाँ पर करके देखें तो टाइम देखें ऑलमोस्ट हमने उतना ही लिया है, लेकिन करंट में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, 0। तो ये देखें ये हमने वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई कि यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा था, तो वोल्टेज यहाँ पे हो चुका है 0। लेकिन यहाँ पे करंट में बहुत जल्दी चेंज आ रहा था, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पे वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर है। तो हम इस पूरी ऑब्जर्वेशन से ये कह सकते हैं कि इस IT ग्राफ मतलब ये जो करंट का ग्राफ है टाइम के लिहाज से, जो कि इस वेव फॉर्म से देखा जा सकता है, ये फॉर्म, इसमें स्लोप जहां ज्यादा होगा, ढलवान जहां ज्यादा होगी, वहां वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और जहां स्लोप कम हो जाएगा वहां वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो यहां पे देखें स्लोप कम था, वोल्टेज भी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। यहां पे स्लोप मैक्सिमम था तो वोल्टेज भी क्या है, मैक्सिमम। अब यहां से आहिस्ता आहिस्ता देखें कि स्लोप फिर ज्यादा होना शुरू हो गया, स्लोप ज्यादा होना शुरू हो गया तो वोल्टेज भी अगेन मैक्सिमम होना शुरू हो गया, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। अब यहां पे जाके अगेन जब 0 हो चुका है करंट 0 हुआ है, लेकिन यहां पे देखें ये स्लोप बहुत ज्यादा है, ढलवान बहुत ज्यादा है। यहां पे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है यहां पे आ रहा, ये बहुत ज्यादा है। सो स्लोप मैक्सिमम है तो यहां पे वोल्टेज भी क्या होगा, मैक्सिमम। और अगेन जब ग्राफ नीचे को जा रहा है तो यहां पे स्लोप कम होना शुरू हो गया, स्लोप कम होना शुरू हो गया
तो वोल्टेज भी रिड्यूस होना शुरू हो गया। जब स्लोप यहाँ पे जाके बिल्कुल जीरो हो गया, देखिए अब फिर स्लोप नहीं है तो वोल्टेज फिर क्या हो चुका है, जीरो। इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है, जहां पे स्लोप मैक्सिमम वहां वोल्टेज मैक्सिमम, और जहां पे स्लोप मिनिमम होगा आई टी ग्राफ का, वहां पे वोल्टेज भी मिनिमम होगा। तो हम इस पूरी ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेयर द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ इज मिनिमम, the slope of IT graph is maximum, voltage is maximum, and where the slope of IT graph is minimum, the voltage is minimum. जहां slope minimum वहां voltage भी minimum, जहां slope maximum वहां voltage भी maximum होगा। तो यहां पे इन दोनों की वेव फॉर्म हमने इसी लिहाज से ड्रा की। अब हम इन वेव फॉर्म से देखें कि जब टाइम स्टार्ट हो रहा है, यहां पे करंट का फेज है जीरो, लेकिन वोल्टेज का फेज यहां पे है 90 डिग्री। इसका फेज है 90 और इसका फेज है अभी 0 डिग्री। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसका फेज यहां पे पहुंच गया, इसका फेज हुआ 90, लेकिन इस वोल्टेज का फेज यहां पे हो चुका है 180। और अगेन जब ये पहुंचा है 180 पे, तो उस लम्हे वोल्टेज का फेज हो चुका है 270, और जब वोल्टेज पहुंच चुका है कंप्लीट 360 पे, तो उस टाइम अभी करंट जो है वो बेचारा फिर रहा है 270 पे। इट मींस कि ये जो करंट है ये पीछे चल रहा है। इसका 90 था, इसका अभी 0 है। जब इसका 90 हुआ इसका 180 हो गया, और जब इसका 180 हुआ इसका 270 हो गया, और जब इसका 270 हुआ तो वोल्टेज का 360 हो गया। तो थ्रू आउट द वेव जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है। कितना आगे? 90 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, आगे चल रहा है करंट को। कितना आगे चल रहा है? 90 डिग्री से। सो वी कैन से फ्रॉम द फिगर द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट थ्रू 90 डिग्री। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट इज लैगिंग द वोल्टेज थ्रू 90 डिग्री, कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है 90 डिग्री। ये थी इसकी वेव फॉर्म एसी की। अब हम देखते हैं कि इस वेव फॉर्म को हमने वेक्टर की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हमने देखा कि इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को 90 डिग्री से, तो इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। हमें पता है कि हम एक पहले बेस लाइन बना देते हैं, वो चाहे हम करंट की बना लें चाहे हम वोल्टेज की बना लें। जैसा कि हमने पहले करंट की बनाई, तो अब दूसरी वेव देखेंगे कि वो उससे आगे है या पीछे है। तो हमें पता था कि वोल्टेज जो है वो इससे लीड कर रहा है, कितना? 90 डिग्री से। तो वोल्टेज हमने आगे बनाया इसे इस तरफ को, क्योंकि इस तरफ को ही हम एंगल डिटरमाइन करते हैं, तो इस डायरेक्शन में ये वोल्टेज होगा। अगर हम बनाना चाहें ये पहले वोल्टेज का वेक्टर बना दें, दैट इज v, तो करंट फिर इससे लैग कर रहा है तो वो हम पीछे बनाएंगे। इससे कितना होगा? ये 90 डिग्री इससे लैग कर रहा है, दैट इज i। तो चाहे यूं बना ले और चाहे यूं बना ले, दोनों ही करेक्ट होंगी जी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगी। उस इंडक्टर जो एसी को गुजरने में रुकावट पेश करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by an inductor in the flow of AC is called inductive reactance, और इसको डिनोट करते हैं XL से। XL से डिनोट करते हैं which is equal to ओमेगा L, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F into L हो गया। ये हुआ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और रेजिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं ओहम होता है। नेक्स्ट है कि इस सर्किट में पावर कितनी डेसिपेट हो रही है। तो इस सर्किट में पावर डिसिपेशन बिल्कुल जीरो है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे पावर फैक्टर जीरो है। ये पावर फैक्टर क्या होता है ये हमने एसी थ्रू कैपेसिटर में भी देखा था। हम जानते थे कि किसी भी सर्किट में अगर हमने पावर कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई वी, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने से। ये फार्मूला तभी अप्लाई करते हैं अगर वोल्टेज और करंट इन फेज हो, इनमें कोई फेज डिफरेंस ना हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं अप्लाई करेंगे। तो अगर तो फेज डिफरेंस हो तो फिर क्या फार्मूला लगता है? दैट पावर इज इक्वल टू आई रूट मीन्स के
मल्टीप्लाई बाय वी रूट मीन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और इसी कॉस थीटा को बोलते थे पावर फैक्टर। तो जो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, 0। उसकी रीजन क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस है 90, यहाँ पे हम एंगल 90 पुट करेंगे तो cos 90 होता है 0, सो सबको क्या कर देगा 0, सो पावर इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि वेयर द cos थीटा इज कॉल्ड द पावर फैक्टर एंड एट 90 डिग्री इट बिकम्स 0, सो पावर इज 0। ये था कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर। उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।